नमस्कार, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो के अंदर बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th जेंडर इन दी मॉडर्न वर्ल्ड के आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स बताने जा रहा हूं, जो आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पितृसत्ता शब्द को परिभाषित कीजिए और उन तरीकों पे चर्चा कीजिए या उन तरीकों को बताइए जिनसे नारीवादी विद्वता ने पितृसत्ता और लिंग को समझा है। यानी आपको पहले बताना है पेट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब क्या होता है या पेट्रियार्की का मतलब होता क्या है। देखो, जब फादर की प्रॉपर्टी पर बेटियों का अधिकार ना हो, यानी कि फादर की प्रॉपर्टी पे किसका अधिकार हो? सिर्फ पुरुषों का अधिकार हो। मान लो उनके बेटे का अधिकार होता है तो उसको कहा जाता है पुरुष प्रधान समाज। पुरुष प्रधान समाज एक ऐसा समाज जहाँ पे महिलाओं को या बेटियों को या लड़कियों को जो जमीन जायदाद है उससे वंचित रखा जाता है, यानी कि इनको प्रॉपर्टी नहीं दिया जाता। इसलिए हमारी सोसाइटी जो रही है शुरुआत से लेकर अब तक, उसको पितृसत्ता, पितृ मतलब पिता के अकॉर्डिंग, यानी कि एक मेल डोमिनेंस कह सकते हो आप, जहाँ पे एक पिता की डोमिनेंस रहती है, एक बेटे की डोमिनेंस रहती है और महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखा जाता है। तो इसलिए ये जो शब्द है आपको इसको डिफाइन करना है और बताना है कि महिला ने पितृसत्ता और लिंग के बारे में क्या कहा है, डेट मीन जेंडर के बारे में क्या कहा है। ठीक है, सबसे पहले ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका राइज आज ही नहीं हुआ, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। क्योंकि आज से तो है नहीं कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता हो महिलाओं के साथ, ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है और ये आज और तेज़ी से बढ़ गया और आज मॉडर्न टाइम में इस पर पूरी कोशिश की गई है कम करने की। ज़्यादातर इलाकों के अंदर जब लोग एजुकेटेड हो गए हैं तो उन ट्रेडिशन या उन ट्रेडिशनल जो उनकी थिंकिंग थी, जो उनकी थॉट्स थी, अब उनको उन्होंने छोड़ दिया है। बट आज भी ऐसे काफ़ी सारे सेक्टर हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, एशियन, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, जहाँ पे आज भी महिलाओं यानी कि बेटियों को डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ता है, चाहे उनके पालन पोषण में या उनके पढ़ाई में या उनके शादी के टाइम पे। देखो, पुरुष परिवार की जितनी भी संपत्ति है उन सब का स्वामित्व जब परिवार के मुखिया यानी कि बेटे के हो या पिता का हो या घर के बड़े बेटे का हो, दैट मीन्स उस संपत्ति के ऊपर बेटियों का अधिकार नहीं होगा। इसको कहा जाता है पेट्रियार्की सिस्टम, दैट मीन्स पुरुष प्रधान समाज। देखो, वंश का नाम पुरुष के नाम से ही रखा जाता है। जैसे कि आज एक लड़की का जो टाइटल है वो गुप्ता है ना, मान लो कोई ऐसा टाइटल है, तो जब उसके बाद उसकी शादी होती है तो उसका टाइटल भी चेंज हो जाता है। अब वो जिस भी टाइटल के आदमी के पास जाए तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब पुरुष का नाम होता है उसी के नाम पे लड़कियों का नाम भी रखा जाता है, तो महिलाओं के नाम पे क्यों नहीं रखा जा सकता? इसको लेकर अलग अलग तर्क या कह सकते हो कि फैक्ट दिए जाते हैं। बट ये दिखाता यह है कि हमारी सोसाइटी जो है मेल डोमिनेंस है। समाज में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को प्रमुखता दी जाती है, यानी कि किसको? पुरुषों को डोमिनेंस, यानी कि पुरुषों को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि महिलाओं को पुरुषों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो भी पुरुष कहेंगे वो महिलाओं को मानना चाहिए और उनके ही अंडर में रहना चाहिए। ऐसे ही थॉट्स हमारी सोसाइटी में पुराने टाइम से चली आ रही है। अब इसमें जरूर चेंज हुई है, लेकिन आज तक ये माना जाता है महिला अपने आप में कर ही क्या सकती है, जो पुरुष कहेंगे, जो मेल कहेंगे फीमेल को मान लेना चाहिए। बट आज एजुकेटेड सोसाइटी में इसकी क्रिटिसाइज की जाती है। लेकिन आज ये सिद्ध भी हो गया है कि पुरुष और महिला आपस में एक समान है। बायोलॉजिकल आपस में डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट सोसाइटी के द्वारा जो भी डिफरेंसेस क्रिएट किए गए हैं, सोसाइटी के द्वारा क्रिएट किए गए, सोसाइटी इसको खत्म कर सकती है अपने सोच में चेंज कर। पुरुष और स्त्री प्रकृति से भिन्न है, यानी कि नेचर ने ही मेल और फीमेल को अलग अलग बनाया है बायोलॉजिकल रूप से। बट अगर सोसाइटी ये कहती है कि फीमेल होने के नाते ये कुछ नहीं कर सकते और मेल होने के नाते इनके पास सारी शक्तियां हैं, तो ये तो सरासर गलत है, क्योंकि समाज के पास ये अधिकार नहीं है बॉस। देखो, समाज का हिस्सा होने के नाते समाज ये नहीं कह सकती कि महिला ये नहीं कर सकती। इसलिए महिला और पुरुष में समानता की बात करते हैं नारीवादी। इनको क्या कहा जाता है? नारीवाद। जो महिलाओं की बात करते हैं और मेल और फीमेल में इक्वलिटी की बात करते हैं। तो नारीवाद के ऊपर यानी कि फेमिनिज्म के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जरूर देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फेमिनिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा उस वाली वीडियो से। क्योंकि नारीवाद का जो मेन मकसद क्या होता है कि महिला और पुरुष यानी कि मेल और फीमेल में इक्वलिटी लाना। उन सभी सेक्टर में जहाँ पे महिलाओं को एक महिला होने के नाते पुरुषों से असमान यानी कि इनइक्वालिटी का दर्जा दिया जाता है, उन सेक्टर में इक्वलिटी लाना इनका मेन मकसद है। अब चाहे इकोनॉमिक सेक्टर हो, पॉलिटिकल सेक्टर हो, कल्चर, सोसाइटी, इन सभी सेक्टर के अंदर महिला इक्वलिटी की बात करते हैं। और फेमिनिज्म का सबसे बड़ा मकसद है पितृसत्ता को खत्म करना। दैट मीन्स जो पेट्रियार्की सिस्टम है कि पुरुष प्रधान यानी कि जो मेल डोमिनेंस हमारी सोसाइटी है, इसको खत्म करना, मेल डोमिनेंस सोसाइटी को। एंड सबसे बड़ी बात है इक्वलिटी लाना, प्रॉपर्टी के अंदर महिलाओं का भी अधिकार हो सकता है। अब वो बात अलग है कि हम प्रैक्टिकली रूप से देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
हम थियोरेटिकली पढ़ तो लेंगे कि महिलाओं को भी राइट्स मिलना चाहिए, प्रॉपर्टी का राइट्स मिलना चाहिए। आप जरा आप ही खुद पूछो अपने पेरेंट्स से, क्या आप एक बेटी होने के नाते आपको वो कुछ देना चाहते हैं? मना कर देंगे वो साफ, नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मेल डोमिनेंस सोसाइटी है हमारी, और मेल डोमिनेंस सोसाइटी के अंदर इतना बड़ा चेंजेस अचानक लाना पॉसिबल नहीं लगता। हाँ, चेंजेस आ सकते हैं जब सोसाइटी की मानसिकता में चेंजेस आ जाएगी। देखो, नारीवाद स्त्री पुरुष के जैविक विभेद को स्वीकार करते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल डिफरेंस है, और ये मानते भी है। बट स्त्री पुरुष के मध्य जो सामाजिक भेदभाव किया गया है, समाज के द्वारा जो बोला गया है कि महिला के अंदर योग्यता कम होती है पुरुषों के मुकाबले में, हम एंशिएंट टाइम में देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी यही कहा गया, अफ्रीका में यही हुआ, लैटिन अमेरिका में यही कहा गया, और एशिया भी इससे अछूता नहीं रहा। तो इस तरीके से महिलाओं को प्रताड़ित और उत्पीड़न का शिकार शुरू से ही किया गया है। तो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को सोशल डिफरेंसेस करार दे दिया गया, और इस तरीके से महिलाओं को पुरुषों से अयोग्य, यानी कि ये कहा गया कि ये कैपेबल नहीं है, जो एक मेल कर सकता है वो एक फीमेल नहीं कर सकती। इसलिए ये कहना सरासर गलत होगा। नारीवाद के अनुसार जो स्त्री पुरुष असमानता है, ये समाज ने पैदा किया है, नेचर ने पैदा नहीं किया है, और इसी को ये खत्म करना चाहती हैं। पितृसत्ता पुरुष को नियंत्रण की भूमिका देता है, यानी कि पितृसत्ता के आड़ में सभी मेल क्या करते हैं, फीमेल को आपस में कंट्रोल करते हैं। उनको ये लगता है कि फीमेल उनके अंडर में है, और फीमेल को उन सभी बातों को मानना चाहिए जो एक मेल कह रहा है। इसलिए नारीवाद जो है, फेमिनिज्म जो है, ये स्त्री और पुरुष की समानता की बात करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेल और फीमेल का जो दर्जा है वो आपस में ऊंचा नीचे का हो। देखो, जेंडर की बात है, जेंडर को लेकर अगर हम डिफरेंसेस क्रिएट कर दे, हम सोशल डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दे, तो ये मानवता नहीं है ना दोस्तों। इसलिए महिलाओं और पुरुषों में समानता की बात करता है नारीवाद, यानी कि फेमिनिज्म। एंड नारीवाद समाज पेट्रियार्की सिस्टम को, हायरार्की सिस्टम को चैलेंज देता है, यानी कि इसको खत्म, इसको समाप्त करने की बात करता है। देखो, नारीवादी संपत्ति, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, यानी कि प्रॉपर्टी के अंदर, सोशल यानी सोसाइटी के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, इकोनॉमिक, इन सभी के अंदर इक्वल राइट्स की बात करते हैं। जो एक पुरुष को दिया गया है, एक मेल को दिया गया है, वही राइट्स फीमेल को भी मिलना चाहिए। तो इस तरीके से फेमिनिज्म के द्वारा पेट्रियार्की सिस्टम पे एंड जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इसको खत्म करने की बात की गई है, और मेल एंड फीमेल में इक्वलिटी लाने की बात की गई है। और इसको लेकर 19, 20 और 21 सेंचुरी के अंदर भी काफ़ी जगह पे आंदोलन किए गए हैं, और आज भी ये जारी है। कई जगह पे आज भी, जैसे गाँव इलाके के अंदर, महिलाओं को ये समझा जाता है, बेटियों को समझा जाता है कि पढ़ लिख के क्या करेगी, करना तो इसकी शादी ही है, और शादी करने के बाद ये घर के काम करेगी, और इसके बाद क्या ही करेगी। इसलिए महिलाओं को माना ही नहीं जाता। इसी आधार पे नारीवादियों यानी कि फेमिनिज्म ने इसको क्रिटिसाइज किया है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। 1950 के दशक में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद यानी अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी का विरोध किया था महिलाओं ने। रंगभेद का मतलब एक इंसान के चमड़ी का रंग जो है उसके आधार पे भेदभाव करना। अब देखो, नेचर ने किसी के रंग को काला बनाया है, किसी के रंग को गोरा बनाया है। अब गोरे लोग ये कहने लग जाए कि हम गोरे हैं, तो इसका मतलब भगवान ने हमें टैलेंटेड बनाया है, और काले लोगों को टैलेंटेड नहीं बनाया, उनके पास योग्यता नहीं है, उनके पास वो एबिलिटी नहीं है जो एक गोरे लोग कर सकते हैं। और इस आधार पे उनके साथ भेदभाव करना कि तुम काले हो और तुम ये काम नहीं कर सकते, और इसलिए तुम्हें हमसे अलग रहना चाहिए। अगर तुम हम में टच भी हो गए तो हम अछूते हो जाएंगे, इससे हम अशुद्ध हो जाएंगे। तो इस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज यानी कि अंग्रेजों के द्वारा साउथ अफ्रीका के अंदर, जैसे कि अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, है ना, ऐसे काफी, मोरक्को हो गया, काफी सारे ऐसे कंट्री रहे अफ्रीका के जहां पे ये भेदभाव झेलना पड़ा लोगों को। एंड सबसे बड़ी बात रही साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, जो कि एक हीरो बनकर निकल कर आए अश्वेत लोगों में। चलिए हम बात करते हैं पहले रंगभेद गोरों द्वारा अश्वेत, दैट मीन्स जो हम काले लोग वर्ड यूज करते हैं, इनको हम सिंपल अश्वेत कहते हैं। इसलिए रंगभेद नस्लीय भेदभाव का एक तरीका है, यानी कि जब लोगों को हम काले और गोरे के रूप में भेदभाव करते हैं। तो इसी के आधार पर साउथ अफ्रीका के अंदर ये जो भेदभाव है बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था, इसलिए इसको उत्पीड़न का ट्रिपल योग कहा गया। ट्रिपल योग का मतलब यानी कि 3 तरीके से लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना। पहला कास्ट के बेस पे, दूसरा जेंडर के बेस पे, और तीसरा था क्लास के बेस पे। अमीर गरीब, क्लास का मतलब, जेंडर का मतलब महिला और पुरुष, और जाति का मतलब कास्ट, लोअर कास्ट, अपर कास्ट। और इन तीनों में जो सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है वो है अपार्थाइड, दैट मीन्स काले और गोरों के बीच में भेदभाव करना। और इनका शिकार साउथ अफ्रीका के लोग बने और बहुत उनको संघर्ष करना पड़ा। अफ्रीकी समाज भी पितृसत्तात्मक समाज था, जहाँ पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी हुआ करती थी और पुरुषों के हित ही मायने रखते थे, यानी कि महिलाओं के हित पुरुषों के हित में है। अगर पुरुष यानी कि मेल के सभी जरूरत पूरे हो रहे हैं तो समझ लो महिलाओं के भी सभी जरूरत पूरे हो रहे हैं। महिलाओं और पुरुष दोनों को एक ही समझा जाता था, दैट मीन्स महिलाओं को अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं है। अगर एक पुरुष को एक मेल को दे दिया गया है तो समझ लो कि फीमेल भी खुश हो जाएगी। यानी कि महिलाओं को पुरुषों के साथ जोड़कर देखा जाता था, जैसे कि पिता और पति के साथ।
महिलाओं के लिए विशेष अधिकारों को अप्रासंगिक या महत्वहीन माना गया, यानी कि महिलाओं को स्पेशल राइट्स देके क्या ही फायदा, इसका कोई रिलेवेंस नहीं होगा। तो साउथ अफ्रीका में ये कहते हुए महिलाओं को पुरुषों के फाउंडेशन यानी कि पुरुषों के अंडर में या पुरुषों के बंधन में बांध दिया गया। और इस तरीके से महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका के अंदर भी हुआ। सबसे पहले तो रंग के आधार पे हुआ, दूसरा महिला होने के नाते भी उनको ये कहा गया तुम्हें किसके अंडरशिप में रहना है, पुरुषों के अंडरशिप में रहना है, यानी कि मेल के अधीन रहेंगे फीमेल लोग, इनको पराधीनता स्वीकार करनी होगी, जो पुरुष कहेगा वो महिलाओं को मानना होगा। तो दो तरीके से डिस्क्रिमिनेशन, एक तो रंग के आधार पे ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में, एंड दूसरा क्या था, महिला होने के नाते डिस्क्रिमिनेशन। बट सोसाइटी में कुछ ऐसी महिलाएं भी हुई जिनको पति कुछ दहेज के रूप में कुछ पैसे देकर दुल्हन की कीमत के रूप में खरीद के लेकर आते थे। मान लो आज क्या होता है कि एक लड़की के बाप को दहेज देना होता है लड़के के बाप को, फिर जाके लड़का शादी करता है। लेकिन साउथ अफ्रीका के अंदर एक अलग कल्चर निकल कर आया है कुछ लोगों के लिए। वो यहाँ पे क्या, मान लो किसी लड़की का शादी होने वाला किसी लड़के के साथ, तो ये लड़का इस लड़की के बाप को पैसा देगा। समझ लो कि एक लड़की को वो खरीद कर लेकर जा रहा है। और ये मानसिकता सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा फैल गई कि अब एक लड़का एक लड़की को खरीद कर लेकर आया, यानी कि उस लड़की पे पूरा अधिकार है उस लड़के का। इसलिए महिलाओं के अगेंस्ट में जो वायलेंस है वो बढ़ता चला गया, मन मर्जी मारपीट करते, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ता चला गया साउथ अफ्रीका के अंदर। इसलिए जो उनके हस्बैंड्स होते थे उनसे काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, और इन महिलाओं के पास कोई राइट्स भी नहीं था जिसके सामने जाकर ये कह सके। इसलिए समाज में असमानता दो चीज़ों से आई। सबसे पहला अपार्थाइड, डेट मीन्स रंगभेद की वजह से, दूसरा महिला होने की वजह से, क्योंकि महिलाओं को वहां पे कोई राइट्स नहीं दिया गया था। देखो रोजगार के अंदर भी इन अश्वेत महिलाओं को यानी इन ब्लैक वुमेन को भी काफी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ा। इसके खिलाफ इन्होंने आवाज भी उठाई इन महिलाओं ने, जो अश्वेत महिलाएं थी, यानी कि इनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज होती है उनसे भी इनको वंचित कर दिया गया, और ये कहा गया कि अपना देखभाल तुम्हें खुद करना है। अश्वेत महिलाओं का देखभाल डॉक्टर के द्वारा नहीं किया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दी जाएगी। तो इस तरीके से सोसाइटी में इनको इनसे भी वंचित कर दिया गया। लेकिन जो श्वेत महिलाएं यानी कि जो गोरी महिलाएं थी, जिनकी चमड़ी गोरी थी, उनको ये सभी सुविधाएं दी गई, यानी उनको मेडिकल फैसिलिटीज से लेकर पॉलिटिकल फैसिलिटीज सब कुछ उनको मिलती थी। 1954 में मूल पुनर्वास अधिनियम पास किया गया। मूल पुनर्वास अधिनियम का मतलब होता है एक ऐसा अधिनियम जहाँ पे काले लोग रहते हैं, वो लोग डिस्क्रिमिनेशन का जो शिकार हो रहे हैं, वो लोग अपनी जगह छोड़कर कहीं और चले जाए। इसलिए ऐसे लोग छोड़ छोड़ के उन जगहों को जहाँ पे उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता, डिस्क्रिमिनेशन होता, वो कहाँ चले जाते हैं, टाउनशिप के अंदर चले जाते हैं, और वहीं पर जाके वो बस जाते। महिलाएं भी निजी क्षेत्र तक सीमित हो गई थी। महिलाओं ने विवाह के प्रथागत नियमों का उल्लंघन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कहा जाता था कि जो लोअर कास्ट की महिला है वो उससे शादी नहीं कर सकती, एंड अश्वेत महिलाएं भी अच्छे लड़के से शादी नहीं कर सकती। सैनिक सोसाइटी में कुछ ज़्यादा ही बाउंडेशन लगा दिया गया था। अब एक एक करके महिलाओं ने उनका वायलेंस करना स्टार्ट कर दिया, और अश्वेत महिलाएं भी खुद को संगठित करने, यानी जितने भी सोसाइटी के अंदर अश्वेत महिलाएं हैं, यानी कि जितनी भी सोसाइटी में जो ब्लैक वुमेन है, वो सब क्या कि उन सभी ने क्या किया, आपस में मिलकर एक संगठन बना लिया अपना, ताकि सब लोग मिलकर एक साथ इन भेदभाव के खिलाफ में आवाज उठा सके और इनका विरोध कर सके। देखो 1952 में महिलाओं ने एक बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध यानी कि अवज्ञा अभियान में एक्टिव रूप से इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और इस तरीके से इन्होंने उस टाइम की जो गवर्नमेंट, जो कि अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी, यूरोपियन कंट्रीज जैसे फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन्होंने काफी अफ्रीकन कंट्रीज को अपना गुलाम बना के रखा था। इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया गया। अश्वेत महिलाएं नस्लीय और यौन उत्पीड़न के खिलाफ खड़ी भी हुई, क्योंकि अश्वेत महिलाओं के साथ सबसे पहले तो काले और गोरे रंग को लेकर भेदभाव हो रहा था, और इन महिलाओं के साथ काफी सेक्सुअल हरासमेंट का केस भी सामने आ रहा था। इसलिए इन महिलाओं ने इन दोनों मुद्दे को लेकर अपनी आवाजें भी उठाई, और इसलिए आगे चलकर तीसरी दुनिया यानी कि महिला गठबंधन 1968 में बनाया गया। इन सभी जो अश्वेत महिलाएं हैं और राष्ट्रीय अश्वेत नारीवादी संगठन NBCO 1973 में बना लिया गया। और इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य था, जो मेन पर्पस था, वो क्या था, जितने भी अश्वेत महिलाएं हैं उन सभी को इकट्ठा करना और उनके राइट्स के लिए, इक्वलिटी के लिए डिमांड करना, जो उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको फाइनली खत्म करना, पॉलिटिक्स के अंदर हमारा यानी महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाना। फ्लोरेंस कैनेडी और एलिस वॉकर और बारबरा स्मिथ, इन तीनों अश्वेत महिलाओं के द्वारा ही ये सारी एक्टिविटीज की जा रही थी। देखो साउथ अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला को जो ख्याति प्राप्त हुई, वो ख्याति इन महिलाओं को प्राप्त नहीं हो पाई। देखो नेल्सन मंडेला जी ने भी काफी संघर्ष किया, काफी लंबे टाइम तक वो जेल में भी रहे हैं, और इसके बावजूद भी वो अश्वेत पहले ऐसे नागरिक हुए साउथ अफ्रीका के जो वहाँ के फर्स्ट रेजिडेंट बनते हैं, अश्वेत राष्ट्रपति। इसके बाद भी ऐसे काफी सारी महिलाएं हुए, जैसे कि फ्लोरेंस कैनेडी, एलिस वॉकर और बारबरा स्मिथ। तो ये तीनों ही अश्वेत महिलाएं थी। अब अश्वेत होने के नाते इनका इंपॉर्टेंस कम नहीं हो सकता। इन्होंने भी सोसाइटी में वुमेन्स के बीच में इक्वलिटी लाने के लिए, जो ब्लैक और वाइट के बीच जो अपार्थाइड की पॉलिसी इसको खत्म करने के लिए इन्होंने अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। चर्चा करें कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान
फ्रांसीसी राजनीतिक प्रिंट में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे बदल गया और यह हमें जेंडर की राजनीति को समझने में कितनी मदद करता है। तो आपको यह बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिलाओं की स्थिति। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में होता है और यहाँ का राजा था लुई 16, यानी कि लुई 16 यहाँ का राजा था। लुई 16 यहाँ पे जो राजा था वो राजा काफ़ी मतलब कह सकते हो कि अत्याचारी था। क्यों? क्योंकि ये जनता पे काफ़ी हैवी टैक्स लगा रहा था। और इसी बीच सोसाइटी के अंदर 3 कैटेगरीज बनी हुई थी। सबसे ऊपर जो कैटेगरी थी वो राजा और पादरी वर्ग, जिसको हम फादर कहते हैं, चर्च के फादर वगैरह हो गए, ये सबसे ऊपर की कैटेगरी है। और इसके नीचे की कैटेगरी कौन थी? कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग का मतलब ऐसे लोग जो राजा के साथ रहते हैं या पैसे वाले लोग, कुलीन वर्ग कह सकते हो इनको आप, है ना, पैसे वाले लोग, कुलीन वर्ग, एरिस्टोक्रेसी। एंड इसके नीचे आते हैं आम लोग, आम जनता। और इन आम जनता में ही सारे महिलाएं शामिल है और पुरुष शामिल है, जिनके ऊपर हैवी टैक्स लिया जाता है। कुलीन वर्ग यानी कि एरिस्टोक्रेसी और चर्च के फादर, इन दोनों से कोई टैक्स राजा नहीं लेता था, सिर्फ आम लोगों से ही टैक्स लेता था। और महिलाओं पे इस टाइम काफ़ी अत्याचार यानी कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। इसलिए फ्रांसीसी क्रांति के अंदर महिलाओं ने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया वो आपको बताना है इस आंसर के अंदर। तो 1789 में फ्रांस भी अवसरवादिता और अति पुरुषवादिता की सोच से ग्रसित था, यानी कि यहाँ पे भी पुरुष प्रधान यानी कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी और पॉलिटिकल विमर्श में महिलाओं को पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था। फ्रांस के अंदर महिलाओं को जो अधिकार दिए गए थे, काफी लिमिटेड राइट्स दिए गए थे और उस टाइम काफी भ्रष्टाचार फैला हुआ था और इतना संघर्ष हो रहा था सोसाइटी के अंदर, क्योंकि आम लोगों को ही टैक्स पे करना होता था और हैवी टैक्स पे करना होता था। और फ्रांस के अंदर एक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो भी पुरुष है यानी कि जो मेल है, इनको ये कंपलसरी कर दिया गया था कि आर्मी में इनको अपनी सर्विस देनी है, कंपलसरी है, ये सर्विस देनी ही देनी है। और ऐसे में बेचारी जो महिलाएं हैं वो अकेली पड़ जाती थी। अब अकेले घर को चलाना इम्पॉसिबल सा होता था, कैसे कर पाते भाई, बहुत दिक्कत वाली बात। इकोनॉमिक कंडीशन उनकी खराब हो जाती थी। इसी वजह से महिलाओं को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग की गई पॉलिटिक्स के अंदर और सोसाइटी में महंगाई इतनी बढ़ गई कि जो फ्रांस की करेंसी है लिवरे, क्या नाम है उसका, लिवरे की जो वैल्यू है वो दिन प्रतिदिन गिरते जा रही थी, डे बाई डे गिरते जा रही थी। डेट मीन डेप्रिसिएशन उसका होते जा रहा था। इसलिए महिलाओं के द्वारा ये काफ़ी संघर्ष किया गया और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था या महिला और पुरुष के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की जो बात थी, इसको लेकर महिलाओं ने अपनी आंदोलन करी। बाकी फ्रांस के अंदर जो जेंडर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन था, इसका मतलब सिंपल ये है कि पुरुषों को अधिकारों के रूप में वो सारी सुविधाएं देना जो एक पुरुष होने के नाते उसको मिलना चाहिए और महिला को नहीं दिया जाता था। महिलाओं को महिला होने के नाते सोसाइटी के अंदर उनको राइट से वंचित रखा गया और ये कहा गया कि पुरुष से ही महिलाओं को सारे अधिकार मिल जाते हैं, इसलिए महिला को अलग से कुछ नहीं देना। तो पुरुष और महिलाओं में यहीं से असमानता देखी गई, इनइक्वालिटी देखा गई और पॉलिटिक्स के अंदर तो महिलाओं को कोई राइट्स दिया ही नहीं गया। वोटिंग तक का राइट्स महिलाओं को नहीं दिया गया था। फ्रांस के अंदर काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ा। डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत तो उसके जन्म से ही हो जाती है। अगर कोई लड़का है या लड़की है तो उसके पालन पोषण में अलग अलग तरीके से माँ बाप के द्वारा भी जरिए अपनाए जाते हैं। अगर आप देखोगे तो लड़कों को सारी फैसिलिटी दे दी जाती है। भाई बच्चा रो रहा है, अच्छा बच्चा क्या खेलेगा, क्या खाएगा, फटाफट ला कर दे देते हैं उसको। लेकिन एक बेटी को चल शांत से बैठ जा, चल जा बर्तन धो ले, चल या वो कर दे, चल वो कर दे, ये कर दे। बचपन में काफ़ी बार ऐसा सुनने को आपको भी मिला होगा और अक्सर ऐसा होता भी है। और देखो ये वास्तविकता है हमारी सोसाइटी की भी, हमारे समाज की भी है। और ऐसा नहीं है कि हम भारत में बैठे हैं फ्रांस वाले के साथ या फ्रांस में बैठे हैं तो इंडिया वालों के साथ ऐसा ना होता हो। कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के अंदर भी ऐसा रहा है और इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। आज सोसाइटी में चेंजेस आए हैं। अब ट्रेडिशनल हमारी जो प्रथा है उसके अंदर हमें चेंजेस लाना होगा। महिला और पुरुषों के साथ हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर 2 लड़की पैदा हो गई एक साथ तो तीसरी बार में फटाफट अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। भाई कौन है भाई, पेट के अंदर देख लो जाओ। अगर लड़की है तो उसका अबॉर्शन करवा लेंगे। सोसाइटी के अंदर ये जो बात चल रही है आज, मतलब ये कह सकते हो कि मानसिकता बिल्कुल चेंज करने की जरूरत है। अब ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट आएगी कानून बनाएगी। अब कानून तो बने हुए हैं, कानून के धज्जे तो उड़ाए जाते हैं। अब ये चेंज तो हम और आप मिलकर ही कर सकते हैं अपनी सोच को। अब एक लड़की धरती पे आई है, उसको जिंदगी तो जी लेने दो यार। मैंने तो अपनी सोसाइटी में ये भी देखा है कि लड़के पैदा करने के चक्कर में कई लोगों ने 5-5, 6-6 लड़कियां पैदा कर रखी है। ठीक है भाई, वो सोसाइटी में उनको उनकी मानसिकता रही है। कई बार ऐसा होता भी है, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन अब क्या करेंगे, क्या आप उन लड़कियों को मार दे या खुद मर जाए? अगर देखा जाए तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए और यही सोसाइटी की पहचान होनी चाहिए। तो इसलिए फ्रांसीसी क्रांति के अंदर ये जोर शोर से उठाया गया कि पुरुष और महिलाओं को प्राकृतिक रूप से एक समान अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने सभी को समान बनाया है। तो सोसाइटी कौन होती है? इनइक्वालिटी करने वाली। इसलिए सभी को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। अलग अलग राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो भेदभाव किया जाता है, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स में जो जेंडर डिफरेंसेस देखा जाता है, महिलाओं को पार्टिसिपेशन नहीं किया जाता है, इसके अंदर भी पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। देखो, जेंडर और पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं तो राज्यों और राष्ट्रों का जेंडरीकरण कर दिया गया, यानी कि उन राजनीतिक गतिविधियों का परीक्षण जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान से बाहर ही रही है।
यानी कि अब समय वो आ गया है और फ्रांस के अंदर भी ऐसा किया गया कि जो पुरानी परंपराएं थी उनमें चेंजेस किए गए और जेंडर को लेकर सामाजिक संगठन बनाए गए और इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ाया गया। महिलाओं को राजनीतिक गतिविधियों से जानबूझकर दूर रखा जाता है ताकि वो इससे महिलाएं काफ़ी डिस्करेज्ड होती है। किसी को अनकरेज करना है तो उसके पार्टिसिपेशन को बढ़ाओ, अगर पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात उस कम्युनिटी के लोग काफ़ी डिस्करेज हो जाएंगे और यही हुआ, महिलाओं के साथ यही होता रहा है। आज अगर हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करते हैं तो मेल डोमिनेंस है, महिला आरक्षण बिल संसद से आज तक पास नहीं हो पाया, लोकसभा राज्यसभा में अटका रह गया, बस पास ही नहीं हो पाया। ये क्यों भाई? मेल डोमिनेंस सोसाइटी की पहचान दिखा रही है ये। देखो जेंडर का जो मुद्दा है वो सोसाइटी के अंदर भी उतना रिलेवेंस है जितना पॉलिटिक्स में है, इसलिए आज भी पॉलिटिक्स के अंदर उन महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए जिनको अभी तक वंचित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नारीवाद क्या है और विभिन्न नारीवादी परंपरा क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। देखो नारीवाद क्या है आपको मैंने बता दिया। फेमिनिज्म का मतलब होता है जो सोसाइटी के अंदर मेल और फीमेल में इक्वलिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? समानता की बात करते हैं। चलिए हम पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। देखो लिंगों की समानता की बात करें यानी कि जेंडर इक्वलिटी की बात करें और राइट्स की इक्वलिटी की जो बात करती है मेल और फीमेल के बीच में, इसको कहा जाता है फेमिनिज्म। नारीवादी आंदोलन के जो मेन उद्देश्य हैं वो क्या है? भेदभाव को खत्म करना, पेट्रियार्की सिस्टम यानी कि पितृसत्तात्मक समाज को खत्म करना और महिलाओं के लिए एक समान अधिकार हो, इसके लिए हमें परिवर्तन लाना जो अभी तक हमारी ट्रेडिशन परंपराएं चल रही है। देखो नारीवादी यानी कि जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसका जो मेन मकसद है वो क्या है? मुक्ति दिलाना, यानी कि महिलाओं को भी वो आज़ादी मिलना चाहिए जो एक पुरुषों को मिलता है। अगर आज 7 बज गया है तो 7 बजे के बाद एक लड़की घर से बाहर अकेले नहीं जाएगी, उसके साथ चाहे बच्चा कितना भी छोटा है उस बच्चों को भेज दिया जाएगा, जा भाई उसकी दीदी के साथ चला जा। अब कोई आ ही गया तो वो बच्चा क्या कर लेगा उस कंडीशन में, लेकिन फिर भी भेज दिया जाता है बस मन की तसल्ली के लिए। ऐसे ही लड़की अगर बैठ के 8 या 9 बजे कोई फोन छेड़ रही है तो ये कहा जाता है किससे बात कर रही है, किससे चैट कर रही है, यानी कि अलग डाउटफुल तरीके से देखा जाता है। तो महिलाओं को लेकर सोसाइटी के अंदर मानसिकता चेंज करने की जरूरत है। और ऐसा जो कहा जाता है ना कि समाज भेदभाव करती है, दोस्त समाज से पहले आपका घर, आपका परिवार आपके साथ भेदभाव करता है, यानी कि आपकी फैमिली ही सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है और यही डिस्क्रिमिनेशन आगे चल के सोसाइटी करने लग जाती है। यानी कि फैमिली ने अपनी मानसिकता चेंज कर दी तो 100% कह रहा हूं मैं, सोसाइटी भी एक दिन चेंज कर ही देगी। देखो नारीवाद की परंपराएं डेट मीन ट्रेडिशन की बात करते हैं। देखो नारीवाद जो एक प्रगतिशील विचार है, यानी कि ये लंबे टाइम से चले आ रही है। आप कह सकते हो कि 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी एंड 21 सेंचुरी, इतने टाइम से नारीवाद की जो विचारधारा है वो चली आ रही है। बट इसको जो ख्याति प्राप्त हुई है वो 19 और 20 सेंचुरी में हुई है, यानी कह सकते हो कि 19 और 20 सेंचुरी के अंदर लोगों के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। लोगों ने इसको पॉलिटिक्स में और काफ़ी लोगों ने इसको सुनना स्टार्ट किया और इसको भी कंसिडर किया जाने लग गया वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिक्स के अंदर भी। एंड इसकी जो ट्रेडिशन है वो 3 तरीके की है। पहला है मार्क्सवादी जिसको हम समाजवादी कहते हैं, दूसरा है उदारवादी यानी कि जिसको लिबरलिज्म कहा जाता है, और तीसरा है कट्टरवादी नारीवादी। तो जो मार्क्सवादी समाजवादी नारीवादी है उनका कहना है समाज के अंदर 2 क्लास बनी हुई है, एक रिच की और एक पुअर की, अमीर और गरीब की। तो सोसाइटी में महिला होने के नाते तो पहला हमें भेदभाव झेलना ही पड़ता है, दूसरा हमें अमीरी और गरीबी का भी भेदभाव झेलना पड़ता है। सोसाइटी में हमें इसको ही खत्म करना होगा। पूंजीपति और दूसरे हैं मजदूर और लेबर वर्क, तो इनमें इक्वलिटी लाना होगा। तो जो मार्क्सवादी नारीवादी हैं, जो मार्क्सवादी समाजवादी के जो सपोर्टर हैं, उनका ये कहना है। दूसरा है लिबरल फेमिनिस्ट यानी कि उदारवादी फेमिनिज्म। इनका क्या कहना है? सोसाइटी के अंदर सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, महिला और पुरुष, मेल और फीमेल दोनों ही इक्वलिटी के साथ जी सके, ऐसा हमें बंदोबस्त करना चाहिए। महिलाओं और पुरुषों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हमें इसके लिए संविधान के अंदर सभी को इक्वलिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस का राइट्स देना चाहिए और इसके ऊपर ध्यान कानून रखे ताकि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसकी बात करता है। नेक्स्ट थर्ड है कट्टरपंथी नारीवादी, यानी कि कट्टरता, यानी कि ये कट्टरपन की बात करते हैं, खून खराबे की बात करते हैं, वॉयलेंस की बात करते हैं। अगर इनकी विचारधारा के अकॉर्डिंग सोसाइटी नहीं हुई तो ये खून खराबा भी कर बैठेंगे, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इनका ये कहना है। डेट मीन्स यानी कट्टरपंथी नारीवादी, कट्टर होते हैं काफ़ी, यानी कि वॉयलेंस करने से भी ये नहीं डरते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नारीवादी आंदोलन की पहली और दूसरी लहर जो थी उसके अंदर महिलाओं के द्वारा इन्हीं अधिकारों की बात करी गई, जिसके सोशल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स एंड वोटिंग का राइट्स, इनके लिए बात की गई। अब आपके मन में ये आ रहा होगा क्वेश्चन कि नारीवादी आंदोलन का पहली और दूसरी लहर का मतलब क्या है? तो इसके ऊपर मैंने आपको एक वीडियो दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसके अंदर मैंने आपको बताया फेमिनिज्म क्या है। बाकी जो उसके मेन जो लहर है यानी कि उसके जो अलग अलग फेजेस है, फर्स्ट फेज में महिलाओं ने इसके ऊपर बात करी है, सेकंड के ऊपर महिलाओं ने वोटिंग पे बात करी है, थर्ड पे महिलाओं ने डेवलपमेंट की बात करी है, फोर्थ पे महिलाओं ने इक्वालिटी की बात करी। तो अलग अलग फेजेस बने हुए हैं, इसी को लहर कहा जाता है। तो इसको मैंने अपनी उस वाले वीडियो में समझाया हुआ है, आप उसको देख लेना, लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नई नारीवादी परंपराओं का नाम दिया गया
और ऐसे ही आगे चल के जब महिलाओं ने इक्वलिटी की बात करी तो उनको नई नारीवादी परंपराओं का नाम दिया गया, और ब्लैक नारीवादी, इस्लाम नारीवादी, आधुनिक, बाद में संरचनात्मक नारीवादी और दलित नारीवादी का विकास हुआ। आज यहाँ पे इनके अलग अलग ट्रेडिशन बने हुए हैं जिनको आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और इनके अलग अलग, इनके नाम के अकॉर्डिंग आप पहचान सकते हो इनका क्या मुद्दा होगा। बट आपको इन ट्रेडिशन का नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से ट्रेडिशन है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्रांसीसी क्रांति में सेलोनियर्स के योगदान पर आपको चर्चा करना है। तो ये सेलोनियर्स कौन थे, चलिए मैं पहले आपको इसके बारे में समझा देता हूं। देखो, सेलोनियर्स वो लोग थे जो फ्रांस के अंदर जो राजा है, राजा के साथ मिलकर जो काम करते थे, कुलीन वर्ग, जैसे आपको मैंने अभी स्टार्टिंग बताया कि कुलीन वर्ग राजा के साथ मिलकर काम करते थे, इनको हम एरिस्टोक्रेसी कहते थे। तो जो कुलीन वर्ग की जो बेटियां होती है, इन बेटियों को ही कहा जाता था सेलोनियर्स। डेट मीन्स कह सकते हो इनके पास पॉलिटिकल राइट्स था, क्योंकि ये कुलीन वर्ग की भाई बेटियां हैं, बड़े राजघराने की बेटियां हैं, क्योंकि राजा के साथ इनके पिताओं का संबंध रहता है और उनकी ही ये बेटियां हैं, इसलिए इनको सेलोनियर्स कहा जाता था। अब इनके बारे में हम समझते हैं। देखो ये समारोह, तो देखो 1789 से पहले सेलोनियर्स जो है ये एग्जिस्टेंस में थे। फ्रांसीसी समाज में जो प्रतिष्ठित, काफी फेमस या कुलीन जो अमीर लोग हुआ करते थे, उनकी ही पत्नियों और बेटी को कहा जाता था क्या, सेलोनियर्स, यानी कि उनकी बेटी हो या उनकी पत्नी हो, उनको ये कहा जाता है। उनको ही मिलाकर एक संगठन बना हुआ था जिनको नाम दिया जाता था सेलोनियर्स। डेट मीन्स फ्रांसीसी समाज में सेलोनियर्स के रूप में संबोधित किया जाता है इनको। फ्रांस में ऐसे काफी सारे मिनिस्टर्स थे जो इन अभिजात वर्ग के बेटियां और पत्नियां थी, और इन्हीं बेटियों और पत्नियों को क्या कहा गया है, सेलोनियर्स कहा गया है। इनकी बेटियां और पत्नियां यानी कि जो सेलोनियर्स हैं, ये कानूनी अधिकारों यानी कि लीगल राइट्स का तो यूज नहीं करते थे, क्योंकि सारे इनके जो घर के पिता हैं, जो पुरुष हैं, वही यूज किया करते थे। बस ये कहा करते थे, इनको बस कह दिया जाता था कि हम ये करने जा रहे हैं। बट महिला होने के नाते इन बेटियों, उन पत्नियों से ये जो अभिजात वर्ग के जो पुरुष लोग ये पूछते भी नहीं थे, इसलिए इन्होंने कानूनी अधिकार का अभी तक प्रयोग तो नहीं किया था। सेलो महिलाओं को प्रभावशाली पुरुषों के साथ एक मंच प्रदान करता था। दैट मीन्स कह सकते हो कि अभिजात वर्ग की बेटी और पत्नी होने के नाते इनको कहीं ना कहीं एक ऐसा मंच मिल पाया जहां से ये अपनी बातों को रख सके। और हुआ भी यही, सोसाइटी में उन इनइक्वालिटी की बातों को उठाना और इन्होंने समानता की बात करनी स्टार्ट कर दी। सोसाइटी में जो दास प्रथा थी, दैट मीन जो स्लेव्स बना लिया जाता था, इनको भी खत्म करने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। चार्ल्स फोरियर ने तर्क दिया कि महिलाओं की स्वतंत्रता ने सामाजिक प्रगति की सीमा तय कर दी है, इसलिए सेंट साइमन ने प्रगति को महिला मसीहा के साथ जोड़कर देखा। अगर महिला आजाद है तो सोसाइटी में सबको ही आजाद है। 1834 के अंदर पैरे एंड फैटिन और सुजेन वॉयलॉक्विन का मानना था कि महिला उद्धारक द्वारा एक नया समाज बनाया जाना चाहिए, यानी कि हमें एक नया समाज बनाया जाना चाहिए जहां पे सभी लोग इक्वल हो, सभी लोग समान हो। इसीलिए फ्रांसीसी क्रांति का नारा था इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, यानी कि समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। और इसी भाईचारे के सिद्धांत के रूप में समाज के अंदर महिला और पुरुष में समानता होनी चाहिए। महिला प्रजनन क्षमता और प्यार के प्रतीक के रूप में, पुरुष आक्रामकता और प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों के पूरक है। देखो सोसाइटी में महिलाओं को ये शुरू से समझा गया है कि महिलाओं का काम तो सिर्फ बच्चे पैदा करना है, क्या ही कर सकते हैं, वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। इसलिए इस सिद्धांत का काफी क्रिटिसाइज किया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। देखो क्रांतिकारी आंदोलन ने अपनी एकजुटता के दायरे के अंदर सभी महिलाओं ने आपस में एकजुटता दिखाई। बुर्जुआ महिलाएं का मतलब क्या होता है, जो बुर्जियस वुमेन, दैट मीन जो कैपिटलिस्ट महिलाएं हैं, अमीर अमीर जो महिलाएं हैं। दूसरी तरफ है सर्वहारा महिलाएं, यानी कि जो सोशलिस्ट वुमेन है, दैट मीन जो गरीब महिलाएं हैं। इन दोनों के बीच में सोसाइटी में एक विभाजन यानी कि पार्टीशन हो गया, एक तरफ अमीर महिलाएं और एक तरफ गरीब महिलाएं। इसलिए सोसाइटी में इनके पास कोई भी राइट्स नहीं था, इनके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, क्योंकि सर्वहारा महिलाएं, ये सोशलिस्ट महिलाएं जिनके पास ना ही सर्वाइव कर पाने का कोई अच्छा सा तरीका है, इसलिए इनको गरीब माना गया। लेकिन दूसरी तरफ जो बुर्जुआ महिलाएं हैं, इनको सोसाइटी में सारी फैसिलिटी मिली हुई थी, इनके पास अपनी प्रॉपर्टी भी थी, क्योंकि ये बुर्जुआ महिलाएं या तो कुलीन वर्ग यानी जो एरिस्टोक्रेसी है उनकी या तो ये वाइफ थी या उनकी ये बेटी यानी कि डॉटर थी। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इन्हीं को कहा गया सेलोनियर्स, दैट मींस इनके पास टाइम और पैसा दोनों ही हुआ करता था। और बाकी जो कट्टरपंथी महिलाएं हुआ करती थी उनके द्वारा कोई बड़ा कांड नहीं किया गया। ये मौखिक रूप से यानी कि सोसाइटी में बोल बोल कर, चिल्ला चिल्ला कर महिला और पुरुष की समानता की बात कर रहे थे, बट सोसाइटी में उस टाइम पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना आगे जाके इसका इम्पैक्ट पड़ा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका में मत अधिकार आंदोलन के बारे में आपको बताना है, यानी कि वोटिंग का राइट अमेरिका में लोगों को कब मिला। देखो महिलाओं के मताधिकार के लिए 19वीं शताब्दी यानी कि सन 1800 में ही आंदोलन यानी कि मूवमेंट होने स्टार्ट हो चुके थे। देखो अमेरिका के अंदर भी ब्लैक और व्हाइट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, नो डाउट, और महिलाओं को तो राइट से भी वंचित कर दिया गया था। तो इसी गुलामी के अगेंस्ट सभी महिलाओं ने अपनी बातों को रखा और इसी स्लेवरी यानी कि गुलामी के अगेंस्ट में महिलाओं ने विद्रोह किया, जिनमें आगे चल के 2 महिलाएं
जिसमें पहली कौन है, लुक्रेटिया मोट, और दूसरी तरफ है एलिजाबेथ कैडी स्टेटन। महिलाओं और दासों के अधिकारों को लेकर इन दोनों ने ही सबसे पहली लड़ाई शुरू करी और अमेरिका के सभी महिलाओं को आपस में जोड़ने का काम इन दोनों महिलाओं के द्वारा ही किया गया। देखो, सेनेका फॉल्स कन्वेंशन 19-20 जुलाई 1848 को किया गया और सेनेका के अंदर ये जो कन्वेंशन हुआ था अमेरिका में, और इस कन्वेंशन में ये कहा गया कि सफ्रेज यानी कि राइट टू वोटिंग, एजुकेशन का राइट और रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट का राइट महिलाओं को भी बराबरी तरीके से मिलना चाहिए। इसलिए आगे चलकर एलिजाबेथ कैडी स्टेटन और सुसान बी एंथोनी, इन दोनों के द्वारा इस कन्वेंशन का कह सकते हो कि लीडरशिप किया गया और इन्हीं दोनों के द्वारा सोसाइटी के अंदर महिलाओं के ऊपर बात की गई। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। और एक नाम और है दोस्त, लुक्रेटिया मोट, इनका नाम भी आपको नहीं भूलना। देखो, पुरुषों द्वारा निर्धारित नैतिक मानदंडों को चुनौती देना इनका एक मेन मकसद हो गया कि जो महिलाओं को सबसे नीचा दर्जा दिया गया सोसाइटी में, इसके अगेंस्ट में बातें रखना अपनी, और पॉलिटिकल रूप से इनको भी रिकॉग्नाइज किया जाए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इनको भी मिलना चाहिए और महिलाओं को भी मतदान का अधिकार होना चाहिए। इसको लेकर इन्होंने आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया। देखो, महिलाओं को सम्मेलनों यानी जो कन्वेंशन हुआ करता था उनमें अपनी आवाज रखने तक के लिए संघर्ष करना पड़ता था। इसलिए 1865 में अमेरिका के संविधान में 13वां संविधान संशोधन किया गया, 13th अमेंडमेंट किया गया। और उसके बाद जो दास्ता यानी कि उन महिलाओं को जो ब्लैक वुमेन हैं या ऐसे लोग जो योग्य नहीं है या काले लोग हैं, इनको दास बनाकर खरीद फरोख्त जो किया जाता था, इसको अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि इलीगल घोषित डिक्लेयर कर दिया गया। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसको सजा दिया जाएगा, ये टोटली इलीगल है। यानी कि स्लेव सिस्टम को अमेरिका में 1865 के अंदर 13वें संविधान संशोधन के द्वारा इलीगल घोषित कर दिया गया। और 1868 में 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा सभी लोगों को राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी का राइट्स दिया गया। अब वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, यानी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब अमेरिका थोड़ा प्रोग्रेसिव हो रहा है और जो उसकी जो शुरुआत और सोशल जो रिफॉर्म है अब वो अमेरिका कर रहा है। 1869 में 15वां संविधान संशोधन हुआ और अश्वेत पुरुषों को वोट का अधिकार दिया गया। यानी कि अश्वेत महिलाओं को अभी तक नहीं मिला है, बट अश्वेत जो पुरुष हैं यानी कि जो काले लोग हैं अमेरिका के, यानी कि जिनको हम अश्वेत कहते हैं, उनको 1869 में 15वें संविधान संशोधन के द्वारा राइट टू वोटिंग मिल गया, वोटिंग का राइट मिल गया। और उसके बाद देखते हैं हम 14वें और 15वें संविधान संशोधन में लिंग भेद यानी कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हुए इसको खत्म किया गया। अब सोसाइटी में ये नहीं होना चाहिए। और आगे चलकर मत अधिकारियों ने विभिन्न राज्यों के संविधानों में संशोधन करने की रणनीति अपना ली। अलग अलग स्टेट, अमेरिका के अलग अलग स्टेटों के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंज करने की बात की गई, क्योंकि अमेरिका में उस टाइम टोटल 13 स्टेट हुआ करते थे। आज अमेरिका में टोटल 50 स्टेट है और इन सभी 50 स्टेटों का अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। डैट मीन्स अमेरिका में टोटल 50 संविधान है, ये आपको ध्यान रखना है। और सभी लोगों की नागरिकता भी अलग अलग है और अलग अलग संविधान भी है वहाँ पे। देखो, आगे चलकर हम ये बात करते हैं कि 1869 में अमेरिका के कुछ स्टेट के अंदर, सभी स्टेट में नहीं बट कुछ स्टेट के अंदर महिलाओं को वोटिंग का राइट मिल गया। राष्ट्रीय महिला मत अधिकार एसोसिएशन, तो उन महिलाओं ने मिलकर एक नेशनल वुमेन सफ्रेज एसोसिएशन यानी कि राष्ट्रीय महिला मत अधिकार एसोसिएशन, महिलाओं को मत अधिकार दिलाने के लिए एक एसोसिएशन बनाया गया, जिसका मेन मकसद था क्या, महिलाओं को वोटिंग का राइट दिलाना। अमेरिकन वुमेन सफ्रेज एसोसिएशन भी बनाया गया और 1890 तक आते आते इनकी जो पर्सपेक्टिव उसमें चेंजेस होने स्टार्ट हुए। इन्होंने इक्वल वोटिंग का राइट्स और इन सभी एसोसिएशन के द्वारा इक्वल वोटिंग राइट्स की डिमांड की गई। फाइनली 1890 में महिलाओं की वोटिंग का राइट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचा और 1910 में कुछ वेस्टर्न कंट्री ने अपने देशों के अंदर महिलाओं को वोटिंग का राइट देना स्टार्ट कर दिया। कुछ स्टेट जैसा कि इडाहो हो गया, यूटा हो गया अमेरिका के अंदर, उन्होंने महिलाओं को वोटिंग का राइट दे दिया। और नेशनल वुमेन, सबसे बड़ी बात यह होगी अमेरिका के अंदर नेशनल वुमेन पार्टी बनाई गई महिलाओं के द्वारा। भूख हड़ताल और व्हाइट हाउस के आगे धरने किए गए कि महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। और इस तरीके से अगर महिलाओं को वोटिंग का राइट मिल जाता है तो महिला भी अपने बातों को या महिला का जो इंपॉर्टेंस है वो सोसाइटी में बढ़ जाएगा, कोई उनको हल्के में नहीं लेगा। अब आगे चल के हुआ ये कि 1918 जनवरी में और जून 1919 में सदन और सीनेट, अमेरिकी पार्लियामेंट जिसको कांग्रेस कहा जाता है, उसके निचली सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और अपर हाउस दोनों ही जगह पे 2/3 बहुमत से जो बिल है वो पास कर दिया गया। और फाइनली 18 अगस्त 1920 को अमेरिकन जो एक मेल हो या फीमेल हो, काला हो या गोरा हो, सभी को वोटिंग का राइट मिल गया। यानी कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वो अपनी वोटिंग का राइट यूज कर सकते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो वोट डाल सकते हैं। ये 26 अगस्त 1920 को पूरे अमेरिका में इम्प्लीमेंट हो गया। यानी कह सकते हो कि 26 अगस्त 1920 को सभी अमेरिका वासी को वोटिंग का राइट मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रंगभेद क्या है, इसका महिलाओं पे क्या प्रभाव पड़ा।
देखो रंगभेद क्या है इसके बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यानी कि काले और गोरे के आधार पे लोगों में भेदभाव करना, उनको राइट्स ना देना। देखो शारीरिक रंग के आधार पर जब ऐसा किया जाता है तो ये अमानवीय कहलाता है, यानी कि ये ह्यूमन के लिए तो है नहीं भाई। अब रंग के आधार पे आप लोगों को ये कहने लग जाएंगे कि भाई तेरा रंग ये है तो तू ये नहीं कर सकता, ये कहाँ की नैतिकता है। और इसके शिकार साउथ अफ्रीका के लोग हुए। तो साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने अपनी आवाज़ उठाई और वो उनको जेल भी जाना पड़ा, लंबे समय तक वो जेल में भी रहे और साउथ अफ्रीका के वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। महिलाओं ने उन कानूनों का यानी कि उन लॉज का काफ़ी अपोज किया जो इस तरीके की बात करते हैं जिसके वजह से रंग यानी कि काले और गोरों के बीच में भेदभाव होता है। अश्वेत महिलाओं ने प्रस्तावित कानून को सफलतापूर्वक रोक दिया, यानी अश्वेत महिलाओं के द्वारा जो ब्लैक वुमेन है उनके द्वारा उन कानूनों का वायलेंस किया गया, उन कानून का धज्जा उड़ा दिया गया जो कानून इनके बीच में क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। 1950 के डिकेड में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने बढ़ते नस्लीय प्रतिबंधों के खिलाफ जमीनी स्तर पर आयोजन किए, यानी काम करना स्टार्ट किया और उनकी बातों भी सुननी स्टार्ट करी। अफ्रीकी यानी कि अफ्रीकी ANC अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो कि अब महिलाओं की बातों को भी इसने सुनना स्टार्ट कर दिया। महिलाओं ने लोकतांत्रिक आंदोलन को प्रोत्साहित किया और सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं को संघ बनाने यानी कि कोई भी यूनियन बनाने का अधिकार मिल गया। लेकिन आगे चलकर ऐसी महिलाएं जो ब्लैक वुमेन थी और जो ऐसा काम कर रही थी, इसके खिलाफ यानी कि इनके अगेंस्ट में वहाँ की उस टाइम की गवर्नमेंट जो कि गोरे लोगों की गवर्नमेंट थी और गोरे लोगों की सपोर्ट से बनी हुई गवर्नमेंट थी, इनके खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया गया कि भाई ये देश के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। बट इन गोरे लोगों के द्वारा इन ब्लैक वुमेन का काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था जो कि सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक था। बाकी महिलाओं को ये कहा गया कि महिलाएं अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस यानी कि ANC की मेंबर नहीं बन सकती और 1943 में इसे बदल दिया गया। और आपको पता है कि 1994 में जाके जब अफ्रीका को आज़ादी मिली तो वहाँ के पहले राष्ट्रपति अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में नेल्सन मंडेला बनते और वहाँ पे सभी महिलाओं और पुरुषों को सभी को एक समान अधिकार मिला। और जब 1994 में जब साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया गया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में ये साफ कह दिया गया कि रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसको सजा मिलेगी यानी कि पनिशमेंट दी जाएगी। इसको टोटली इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। रूसी क्रांति के कारण क्या थे, आपको ये बताना है। रूसी क्रांति के दौरान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों का वर्णन करना है। यानी कि पहले आपको ये बताना है रूसी क्रांति क्या थी। देखो रूसी क्रांति की जो जड़ है वो 1905 से स्टार्ट होती है, क्योंकि 1905 में ही सभी लोगों के अंदर महामारी, बेरोजगारी और ये जो गरीबी फैली हुई थी, उसके लिए जो बेचारे मजदूर लोग थे, जो किसान लोग थे, उनके अंदर बहुत गुस्सा फैल गया था क्योंकि उनके पास अपनी भूमि नहीं थी। और कुछ लोग जो काफ़ी अमीर हुआ करते थे, ऐसे लोग इनका काफ़ी शोषण कर रहे थे। और वहाँ का जो राजा था वो था जार, का नाम था उसका जार। और इस जार के द्वारा वहाँ पे कोई ऐसा कानून बनाया नहीं जा रहा था जिससे कि इक्वेलिटी आ सके। इसलिए इन भेदभाव के चक्कर में 1905 में भी आंदोलन किया गया और फाइनली आगे चलकर 1917 में ये आंदोलन हुआ उन सभी लोगों के द्वारा जिसका लीडरशिप लेनिन ने किया। लेनिन ने यह कहा कि सभी मजदूर और किसान एक हो जाओ और एक बोल्शेविक नामक पार्टी बनाई और उस बोल्शेविक पार्टी को एक नाम दिया गया कि अब हम सर्वहारा की क्रांति करेंगे, यानी कि सभी मजदूर किसान मिलकर एक हो जाएंगे और जितने भी पूंजीपति लोग हैं उनको हटाएंगे। और ये जो जार है, काफ़ी जो डिक्टेटर है, लोगों पे जो अत्याचार कर रहा है, इसको गद्दी से हटाया जाएगा। और इस तरीके से 1917 में क्रांति हुई और अमीर गरीब के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको खत्म कर अमीरों का शासन बनाया गया। और इस तरीके से 1917 में रशियन रेवोल्यूशन सफल हुआ, जार का शासन खत्म हुआ और लेनिन का शासन स्टार्ट हुआ। इसको ही बोल्शेविक रेवोल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। बोल्शेविक का मतलब ये होता है कि रशिया के अंदर मेजोरिटी में, जिसको पहले USSR कहा जाता था, यहाँ पे मेजोरिटी में कौन थे, लेबर्स थे, फार्मर्स थे और इन्हीं लोगों के द्वारा बोल्शेविक पार्टी बनी हुई थी। इसलिए इसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहा गया क्योंकि मजदूरों और किसानों का आंदोलन था ये। तो इस तरीके से कहा जा सकता है रूस के अंदर जो राजतंत्र है उसके अगेंस्ट में ये आंदोलन हुआ, उसको खत्म करने के लिए। और कुछ अमीर लोग जो राजा के साथ रहा करते थे, कुछ कुलीन यानी कि जो एलीट क्लास के लोग हो गए, पैसे वाले लोग हो गए, है ना, जो हायरार्की रूप से, जो वंशानुगत रूप से सामंत वर्ग के कैटेगरी में आते हैं, इनके पास पूरा पैसा है, धन दौलत है और ये काफ़ी करप्टेड भी लोग हैं, तो इनके अगेंस्ट में लोग खड़े हुए। अपने 2 वक्त की रोटी के लिए भी वो खाना नहीं जुटा पा रहे थे। एंड शासन यानी कि राजा को लेकर उनमें बहुत गुस्सा था और ऐसा होना ही था। इसलिए जार निकोलस प्रथम यानी कि इस टाइम का जो राजा था जार निकोलस फर्स्ट, ये जो तानाशाही, ये जो डिक्टेटरशिप जो अपने चरम पे पहुंचा हुआ था, इसको खत्म करने के लिए लोग क्या हुए, आपस में मिल गए। अब हम बात करते हैं कि इसके मेन रीजंस क्या है। सबसे पहला रीजन है सोशल और इकोनॉमिक रीजन। सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मतलब क्या हुआ, देखो पादरियों को विशेषाधिकार मिला हुआ था, यानी कि प्रेस्टिजियस, डेट में स्पेशल राइट्स दिया गया था फादर्स को, जो चर्च के फादर होते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, सामाजिक आर्थिक विषमता था, क्योंकि अमीर यानी कि जो पुअर है वो पुअर होते जा रहा है, बहुत गरीब होता जा रहा है, और अमीर यानी कि रिच और रिच होता जा रहा है।
सोसाइटी में सारे राइट्स इनके पास है, प्रॉपर्टी इनके पास है, और बेचारे ये 2 वक्त की रोटी के लिए भी मर रहे हैं, इनके पास अपनी लैंड्स भी नहीं है। इसलिए इन दोनों के बीच में जो ये संघर्ष हुआ, इसी संघर्ष ने रशियन रेवोल्यूशन को करवा दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसानों की दयनीय स्थिति। देखो रूस में सबसे बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। सबसे बड़ी संख्या होने के कारण इनकी जो संख्या थी, उनके अंदर काफ़ी लोग अत्यंत गरीब, काफ़ी गरीब थे, और उनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी, ना ही उनके पास अपना लैंड यानी कि भूमि था। इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। भूमि का लगभग 67% जो हिस्सा था वो जमींदारों के पास था। लगभग 30% जो हिस्सा है वो चर्च के पास था। 1861 में रूस ने दास प्रथा को खत्म कर दिया और किसान व मजदूर वर्ग में भी विद्रोही की भावना ने जन्म ले लिया, क्योंकि उनकी हालत खराब होती जा रही थी। ज़्यादातर भूमि तो सामंतों यानी कि लैंडलॉर्ड्स के पास है भाई, जो फेडरलिस्ट है उनके पास है। 13% जमीन तो चर्च के पास है भाई। अब किसान क्या करेंगे? जो खेती करके पूरे देश भर का पेट भर रहा है, उसको अपने ही पेट भरने में लाले पड़ गए, तो भाई क्रांति तो करेंगे ही करेंगे भाई। इसलिए जो लेबर की कंडीशन थी बहुत बेकार हो चुकी थी, जीने और मरने की बात हो गई थी यहाँ पे। इसलिए रूस में औद्योगिक क्रांति बहुत देरी से आया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पे बहुत देरी से आया था, क्योंकि लोग अभी तक कृषि यानी एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। जो विदेशी पूंजी निवेश है वो वहाँ पे हो नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका यूएसए एक कैपिटलिस्ट कंट्री था जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जाता है, और यूएसएसआर एक सोशलिस्ट कंट्री बन गया 1970 के रेवोल्यूशन के बाद, यानी कि स्टेट कंट्रोल सोसाइटी, यानी कि सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में होगा। इसलिए यहाँ पे हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था, इकोनॉमी कमजोर होती जा रही थी, और पहले से ही मजदूरों की हालत भी खराब थी, क्योंकि ना काम करने के घंटे फिक्स थे, ना ही इनकी मिनिमम सैलरी फिक्स थी, ना ही कोई सुविधा दिया जाता था। अगर कोई ओवरनाइट लगाया जाता है तो सरप्लस जो उससे होता है, ना ही इन मजदूरों को उसका फायदा दिया जाता था। इसलिए लोग काफी गुस्से में थे जार निकोलस प्रथम के प्रति, जो वहाँ का राजा था, इसलिए लोगों ने क्रांति किया। चलिए हम बात करते हैं तात्कालिक कारण यानी कि इमीडिएट रीजन क्या है। देखिए सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ, जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ तो रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से लेकर 1918 तक रहा है, और इसी के बीच में रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हो गया। तो यूएसएसआर अपने ही सिविल वॉर में लगा हुआ था, इसी वजह से उसकी जो अपनी दिक्कतें थे वो उसको तो सॉल्व कर नहीं पा रहा भाई। तो जो इंटरनेशनल इश्यूज है उसको कैसे सॉल्व कर लेगा? इसी वजह से जो रशिया के अंदर महिलाएं हैं उनकी हालात और भी बदतर होते जा रही थी, क्योंकि महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया नहीं गया स्टार्टिंग में, और उनको ना ही राइट्स दिए गए, और इनइक्वालिटी पुरुष और महिलाओं के बीच में जो किया जा रहा था ये रशिया के अंदर भी देखा गया। इसलिए उनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था उसके लेकर इन्होंने अपनी आवाज़ें उठाई। अब कुछ शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला शॉर्ट नोट्स क्या है? महिला इतिहास बनाम लिंग इतिहास। आपको ये बताना कि वुमेन का जो इतिहास है वो क्या रहा है, एक जेंडर हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के रूप में। देखो लिंग पे आधारित जो भेदभाव है ये बहुत व्यापक है, क्योंकि ये आज से और कल से नहीं, बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है। देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यानी कि WEF के द्वारा 2017 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकाला गया था, और उसमें यह कहा गया कि भारत 144 देशों की सूची में 108वें नंबर पे आता है जहां पर महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, और ये ग्लोबल रूप से एक्सेप्ट किया गया। अगर हम भारत की ही बात करें तो हमारे देश में लैंगिक भेदभाव की जड़ें मजबूत और गहरी रही है स्टार्टिंग से ही। आज ये बेशक कम हुई है, लेकिन आज भी कुछ बैकवर्ड या पिछड़े इलाकों के अंदर या गांव इलाकों के अंदर आज भी देखा जाता है महिलाओं और पुरुषों के पालन पोषण में। रोजगार के क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। अगर देखा जाए तो आज भी महिलाओं को नौकरी मिलने में दिक्कत, या महिलाओं को सैलरी कम दी जाती है पुरुषों के मुकाबले में। महिलाओं के अंदर एक कम कैपेबिलिटी होती है पुरुषों के मुकाबले में, तो ये डिस्क्रिमिनेशन करना टोटली गलत है। समान पारिश्रमिक अधिनियम लागू किया गया 1976 के अंदर, और यह कहा गया कि चाहे मेल हो या फीमेल हो, सभी को एक ही तरह से देखा जाए, और उसी सेम वर्क के लिए जो मेल को पेमेंट दी जाती है वही सेम वर्क के लिए फीमेल को पेमेंट दिया जाएगा। इन सैलरी के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो अगर महिला कहीं काम करती है तो। लेकिन सच्चाई ये है कि महिलाओं के वेतन को एक कम आंका जाता है। अभिनेत्रियों को भी इस भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। अगर आप देखोगे तो मूवीज के अंदर भी एक हमेशा हीरो की एंट्री करवाई जाती है, गेट या दरवाजे एक हीरो तोड़ता है, भाई कभी महिलाओं के द्वारा भी तोड़वा लिया जाओ, कभी एक हीरोइन को भी बोला भाई कि गेट तोड़े, कभी बाइक को उछाल के मारे है, लेकिन नहीं, एक पुरुष ही हमेशा गेट तोड़ेगा। कभी भी कुछ घटना हो रही होगी मूवी के अंदर भी देखा होगा आपने, तो हमेशा एक मेल की, एक हीरो की ही एंट्री करवाई जाती है। हमेशा गुंडा एक लड़का ही बनता है, कभी लड़कियों को भी गुंडी बन लें तो भाई मूवी के अंदर सभी रोल एक साथ मिलना चाहिए ना। चलिए, अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने यहाँ पे कहा है कि आजकल की महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर काफ़ी मुखर हैं, और मैं सिर्फ फिल्म उद्योग में ही बदलाव नहीं चाहती, बल्कि खेल या व्यापार या किसी भी अन्य पेशे में महिलाओं के लिए समान वेतन चाहती हूँ। ये सोनाक्षी सिन्हा का यहाँ पे कहना है। अगर हम स्पोर्ट्स में बात करें तो स्पोर्ट्स के अंदर गेम खेलने के बाद जब कोई खिलाड़ी जीत जाता है तो उसको जो प्राइज दिया जाता है, एक मेल को ज़्यादा और फीमेल को कम दिया जाता है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, कुश्ती हो या क्रिकेट हो, सभी खेलों के अंदर भेदभाव देखा जाता है।
और सबसे बड़ी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो है प्रसारण यानी कि ब्रॉडकास्टिंग को लेकर। अगर देखा जाए, अगर कोई मेल गेम यानी कि मान लो कोई क्रिकेट का गेम हो रहा है तो उसका जो ब्रॉडकास्टिंग है बहुत जगह पे हो जाएगा और उसके व्यूअरशिप भी काफ़ी होते हैं। लेकिन अगर एक महिला के द्वारा कोई गेम खेला जा रहा है तो उसके जो ब्रॉडकास्टिंग है वो भी बहुत कम जगह पे या तो ना के बराबर होगा और उसके जो व्यूअरशिप है वो भी बहुत कम होते हैं। अगर आज क्रिकेट हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का मैच, करोड़ों की संख्या में लोग पागल हो जाते हैं मैच देखने के लिए, बट महिलाओं के प्रति ये क्रेजनेस नहीं दिखाया जाता। नेक्स्ट शॉर्ट पॉइंट क्या है, रूसी क्रांति में महिलाओं की क्या भूमिका रही। देखो हुआ ये कि 1905 से पहले महिलाओं के साथ काफी भेदभाव किया जा रहा था और 1905 के अंदर भी हो रहा था। लेकिन 1905 में जब ये रेवोल्यूशन हुआ, ये छोटी सी क्रांति हुई, बट इन क्रांतियों ने महिलाओं को पॉलिटिकल रूप से जगा दिया। महिलाओं को ये समझ में आ गया कि उनके पास भी अपने राइट्स हैं और नेचर ने उनको इक्वल बनाया है। तो 1905 में महिलाओं के द्वारा पहली बार ट्रेड यूनियन बनाए गए और उन कानूनों की धज्जियां उड़ा दी गई जो ये कहता है कि महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती। और महिलाओं के द्वारा भी वोटिंग के राइट्स को लेकर संघर्ष काफी किया गया। और 1909 में कोलंताई एक प्रपत्र जारी किया गया जिसका मेन मकसद था नारी प्रश्न का सामाजिक आधार, यानी कि जो नारी के जो यानी कि एक फीमेल के जो इश्यूज है उसको एक सामाजिक आधार मिलना चाहिए, यानी कि समाज के अंदर उसके ऊपर बात होना चाहिए। आज महिलाओं की जो प्रॉब्लम है उसको लेकर सोसाइटी में बात नहीं होती, यही मेन वजह है हमारी। क्योंकि रसिया के अंदर उस टाइम पे महिलाओं की उन प्रॉब्लम पे बात नहीं की जा रही थी जो उनकी फंडामेंटल नीड्स है, चाहे राइट्स की बात हो या वोटिंग के राइट्स की बात हो। 1905 की क्रांति में मजदूर महिलाओं की भागीदारी ने राजनीतिक चेतना को बढ़ा दिया। जब मजदूर महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया तो उनको ये समझ में आया कि पॉलिटिकल रूप से हमारे पास राइट्स है और हम सब इक्वल राइट्स के भागीदार हैं, इसलिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं सहेंगे और ना ही हम अपने ऊपर किसी को करने देंगे। इसलिए बोल्शेविक पार्टी ने स्टार्टिंग में साम्राज्यवादी युद्ध का विरोध किया और इक्वेलिटी की बात करी। देखो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे जो रशियन वुमेन है उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आया। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब चल रहा था तो उस टाइम पे रशियन जो पुरुष हैं वो तो युद्ध में चले गए, महिलाएं बेचारी अकेली पड़ गई, तो इकोनॉमी में उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हुआ। इसलिए महिलाओं की जो जागरूकता है, जो अवेयरनेस है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ती चली गई। हम कह सकते हैं कि 1905 की जो क्रांति है उन्होंने महिलाओं को जगा दिया अपने पॉलिटिकल राइट्स को लेकर, और यहाँ से नई दिशा और दशा की शुरुआत होती है जिसको हम 1917 की रशियन रेवोल्यूशन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स क्या है, विश्व इतिहास के लिए नारीवादी दृष्टिकोण। देखो पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को मुक्ति दिलाना सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और हमेशा महिलाओं के द्वारा भी यही कहा गया है कि पुरुष और महिला एक समान है, और यहीं से स्टार्ट होती है फेमिनिज्म का यानी कि नारीवाद का कॉन्सेप्ट। देखो 1993 में क्लिंटन के द्वारा प्रशासन के अंतर्गत पुनर्विलोकन रिपोर्ट पास किया गया और इसमें यह कहा गया चाहे महिला हो या पुरुष हो, पॉलिटिक्स हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, सभी जगह पे इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जो महिलाएं यानी कि नारीवाद का जो पर्सपेक्टिव है, जो अप्रोच है, वो मेल और फीमेल में इक्वेलिटी की बात करता है, राइट्स की बात करता है और पेट्रियार्की सिस्टम की एंड यानी कि अंत की बात करता है। वुमेन पार्टिसिपेशन है वो मैक्सिमम होना चाहिए। आज क्या है कि वैश्विक मंच के ऊपर महिलाओं को इतनी जगह नहीं दिया जाता जितनी जगह मिलनी चाहिए, ताकि वो महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर सके पूरी दुनिया के अंदर। इसलिए कहा जाता है इसको विश्व के इतिहास के लिए नारीवादी दृष्टिकोण। आई होप मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ब्रीफली में समझ में आ गया होगा, और जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं ये सारे मैंने आपको अपने नोट्स में दिए हैं। तो जो नोट्स है उसके लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाइए और आप इसको ले लीजिए। डाउनलोड करने के बाद एक बार जल्दी से इसको रीड कर लीजिए। बाकी मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए, और अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सके। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।